हुआ भी यही, बच्चों ने बात करना हम लोगों से बंद कर दिया। हम लोग स्कूल में जाया करते थे, हमसे कोई बात करने वाला नहीं था। तो वो जो पीरियड था ना, वो जो जिस तरीके से सोशली बात कर लिए, इमोशनली हम लोग आइसोलेट कर दिए गए थे, उस पीरियड में हमारी लर्निंग बिल्कुल जीरो हुई थी। पीडीपी की मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है शुभम पांडे। उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लगे होंगे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, एग्जाम्स को भी टीचिंग के मार्क्स अच्छे दिला कर जाता है, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में लर्निंग एंड बिहेवियरिज्म। इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्पेशली थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। पहले जो देख लेते हैं लर्निंग की डेफिनेशन, जो हमने मतलब बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, अधिगम की डेफिनेशन जो हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई गई। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ये जो डेफिनेशन है लर्निंग के अंदर कई ब्रांचेज आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच की, इसी तरीके से बिहेवियरिज्म एक ब्रांच है। तो ये जो डेफिनेशन आज तक जो हम लोग ने देखी है, कौन सी? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये डेफिनेशन बेसिकली है किसकी? बिहेवियरिज्म की। ये डेफिनेशन किसकी है? बिहेवियरिज्म की। क्या बात करती है बिहेवियरिज्म? हम तब तक नहीं मानेंगे लर्निंग हुई है जब तक बच्चे को आपने साइकिल चलाना सपोज सिखाया है और बच्चा साइकिल चला ही नहीं पा रहा, तो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे कि कोई बच्चे के कोई लर्निंग हुई है जब तक बच्चे के बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा साइकिल चला के दिखाएगा नहीं, तब तक माना जाएगा लर्निंग नहीं हुई है, लर्निंग जीरो हुई है। तो एक जो पॉइंट अगर बोलने सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं, वो बोलते हैं लर्निंग तब मानी जाएगी हुई है, लर्निंग तब मानी जाएगी जब हुई है जब बच्चे के बिहेवियर में क्या हो? बिहेवियर में चेंज हो, बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो। अगला जो पॉइंट अगर एक और डिस्कस कर ले, सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं, वो बोलते हैं कि ह्यूमंस जो हैं और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स, इन दोनों के सीखने का तरीका एक होता है। याद करिए सारे साइकोलॉजिस्ट को जो बिहेवियरिज्म में फॉलो करते हैं, इवन पावलोव हो, स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो, वॉटसन हो, इन सारे के एक्सपेरिमेंट उठा के आप देख ले तो उन्होंने जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। कहते हैं ये जानवर इस तरीके से सीखता है, तो इसको चलो इंसानों के ऊपर अपनी थ्योरी अप्लाई करते हैं, इंसान भी ऐसे ही सीखते होंगे। तो एक जो चीज समझ में आती है इनके एक्सपेरिमेंट से, इनकी थ्योरी से, कि ये माना करते हैं कि जिस तरीके से एनिमल का सीखने का तरीका होता है उसी तरीके से इंसान भी सीखते हैं। तो सारे बिहेवियरिस्ट इस पॉइंट से आके एग्री करते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स का सीखने का तरीका एक होता है। अगला जो पॉइंट जिस पे सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं वो है ह्यूमन जो ब्रेन है, या बोले जो चाइल्ड का ब्रेन है, या बात कर ले जो चाइल्ड का ब्रेन है, वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। एम्प्टी क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि कहते हैं वॉटसन जिनको जनक माना जाता है कि इसका बिहेवियरिज्म का, आगे चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो बोलते हैं तुम मुझको एक जो स्वस्थ बच्चा लाकर दे दो, उसको मैं जैसा बनाना चाहूं वैसा बना दूंगा। अगर मैं उसको अच्छा इन्वायरमेंट दूं, अच्छी सारी चीजें सिखाऊं, तो वो बहुत बढ़िया किसी पोस्ट पे जा सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में अचीव कर सकता है। लेकिन क्या करूं, अगर मैं उसको खराब इन्वायरमेंट दूं तो चोरी भी कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। तो इस तरीके की सारी चीजें बात करते हैं। इसका मतलब क्या बताते हैं कि जो बच्चा है, ये मानते हैं वो एम्प्टी ब्रेन का है, उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, इन्वायरमेंट उस तरीके का अगर बना दिया जाए तो इस तरीके से जो एक पॉइंट है जहां पे सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं, वो एक पॉइंट ये भी निकल के आता है। तो ये जो दो मेन 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सारे बिहेवियरिस्ट इन सारी चीजों पर एग्री होते हैं। एक और जो पॉइंट है उसको भी आप जरा देख लें। ये बोलते हैं लर्निंग जो है वो फोर्सफुली होती है। क्या होती है? फोर्सफुली होती है। इसका मतलब क्या क्या जबरदस्ती सिखाया जाता है? नहीं, इसका मतलब ये कि एक इन्वायरमेंट बना के कंड्यूसिव, वहीं बच्चे सीखते हैं सारी चीजें। आप अगर कोशिश करें रैंडमली बिना आर्बिट्री सिखाने की, तो लर्निंग उस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग को क्या हम बोलते हैं कि फोर्सफुली होती है। पनिशमेंट, रिवॉर्ड की भी बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की भी बात करते हैं, स्किनर वगैरह को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा होगा तो ये चीज जानते होंगे कि एक इन्वायरमेंट बनाते हैं कंड्यूसिव, फिर वहां पे अपने जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक तरीके से फोर्सफुली कंडीशन बनाते हैं। वो अगर इनको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं उस जानवर से, उस तरीके के इन्वायरमेंट से। तो ये बोलते हैं लर्निंग क्या है? फोर्सफुली होती है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इस पे सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं। अगली जो अगर स्लाइड्स में हम डिस्कस करने की कोशिश करें और देखें कि क्या हिस्ट्री क्या रही है। पहले जैसा डिस्कस किया हमने, फादर किसको बोला जाता है बिहेवियरिज्म का? फादर किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है J.B. वॉटसन को। किसको बोलते हैं? J.B. वॉटसन को। तो J.B. वॉटसन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इसके बाद इन्होंने जो मेन जो इनका काम है उसको डिस्कस करने की कोशिश करें, तो उन्होंने एक बुक लिखी। इन्होंने क्या करी थी? एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था बिहेवियरिज्म। 1924 में बुक लिखी थी इन्होंने। इस बुक में इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करे थे। एक बात करें तो इवन पावलोव के डॉग वाले एक्सपेरिमेंट का मेंशन किया था। तो जो इनकी एक तरीके से बोले इंस्पिरेशन थी, वो इवन पावलोव से थी।
पावलोव का काम जो है वो मेन अगर साइकोलॉजी की ब्रांच कर ले तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी उसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन हम लेकर आते हैं। तो पावलोव जो है ये काम कर रहे थे सबसे पहले किसमें बात कर ले, बिहेवियरिज्म में, लेकिन इन्होंने एक तरीके से मेन जो कोर कंसेप्ट है वो बिहेवियरिज्म का नहीं दिया था, तो इसलिए इनका नाम इसमें नहीं आता। जॉन लॉकी को भी अभी देखेंगे, लॉकी को किस तरीके से उन्होंने टैबुला रासा टर्म के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये जो काम है इनमें, इसमें इन्होंने क्या किया था, इस काम में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अपना बताया था, एक्सपेरिमेंट बताया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, लिटिल एल्बर्ट करके। लिटिल एल्बर्ट, एक छोटा सा बच्चा है लिटिल एल्बर्ट, उसको क्या होता है, एक बार सफेद खरगोश काट लेता है। इस बच्चे को क्या करता है, एक सफेद खरगोश काट लेता है बच्चा, उसके बाद से हर सफेद ऑब्जेक्ट से डरने लगता है। उसके एक्सपीरियंस में क्या हुआ, उसके साथ कोई भी इस तरीके की चीज हुई, एक इवेंट हुआ, लेकिन उसके एक्सपीरियंस में क्या है, वो खरगोश है सफेद वाला, तो सफेद टॉय से भी डरने लगता है, हर एक सफेद ऑब्जेक्ट से वो डरने लगता है। उसका एक टेडी बियर था, उससे भी डरने लगता है। तो उसके बिहेवियर में क्या होगा, कंप्लीट चेंज हो गया, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस की वजह से। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी समझा था कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर चेंज हो गया बच्चे का ड्यू टू एक्सपीरियंस, उसके खराब एक्सपीरियंस की वजह से। तो लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट बताते हैं। अगला जो ये इन्होंने इंस्पिरेशन जो लिया उस तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, इंस्पिरेशन भी इनकी रहे हैं इवन पावलोव, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट का इन्होंने अपनी जिक्र किया इस बुक में। तो इवन पावलोव की बात कर ले, जो इनका डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था, डॉग एक्सपेरिमेंट था, उसका डिस्कशन किया इसमें इन्होंने। डॉग एक्सपेरिमेंट अगर बात कर ले इवन पावलोव को, तो इनको जो है 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस अपने काम के लिए, नोबेल प्राइज मिला था। जरा समझने की कोशिश करें कि ये जो है 1924 में इन्होंने लिखा है इस बुक को, और 1904 में इवन पावलोव को ये जो है इस काम के लिए अपने प्राइज मिल चुका था। तो कितने पहले से इवन पावलोव भी काम कर रहे थे साइकोलॉजी के फील्ड में। जॉन लॉकी की बात करें, टैबुला रासा की टर्म की बात करें, जो इम्पटी ब्रेन वाली बात करी जाती है, कौन सी बात करी जाती है, बात करी जाती है इम्पटी ब्रेन की, इम्पटी ब्रेन की। ये मेन सारे बिहेवियरिस्ट जो है इस पॉइंट पर आकर एग्री करते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था। वॉटसन तो बोलते हैं कि तुम मुझको एक स्वस्थ बच्चा दे दो, मैं जैसा जब बनाना चाहूं उसको बना लूंगा। तो ये जो टर्म है ये इससे पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी थी। अगर बात कर ले तो 17th सेंचुरी में एक फिलोसफर थे, 17th सेंचुरी में एक फिलोसफर थे, जिनका नाम था जॉन लॉक, इन्होंने एक टर्म दिया था जो था टैबुला रासा। इन्होंने एक जो टर्म दिया था वो था टैबुला रासा। इस टर्म का क्या मतलब है, इस तरीके से बताता है कि एम्प्टी वेसल, इसका क्या मतलब होता है, एम्प्टी वेसल। बेसिकली ये बात ये कर रहे थे कि ह्यूमंस का ब्रेन जो होता है वो एम्प्टी होता है, बच्चों का ब्रेन एम्प्टी होता है, जिस तरीके की चीज आप इनकलकेट करना चाहे वो बच्चों के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो अगर देखें 17th सेंचुरी में काम कर रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली बिहेवियरिज्म के ऊपर इन्होंने सारी चीजें बात नहीं करी थी। तो इसलिए जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बन चुके हैं पीवाईक्यूज के फॉर्म में अगर देखने की कोशिश करें तो वॉटसन को जो है माना जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अगली स्लाइड में अगर डिस्कस करने की कोशिश करें कि जो हमारे एक तरीके से बात कर लें, सारे जो साइकोलॉजिस्ट मेन आ जाते हैं, तो जिस तरीके से देखा हमने जेबी वॉटसन को किनको क्या बोला जा रहा है, फादर बोला जाता है। इनके काम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे जो है थॉर्नडाइक, इनके काम को आगे बढ़ाते हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट हमने बताया कि डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था, सॉरी इवन पावलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थी। क्या थी, ट्रायल एंड एरर, इंसान गलतियां करके सीखता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। इनकी इंस्पिरेशन कौन थे, इंस्पिरेशन में आ जाते हैं इनके इवन पावलोव, अगर बात कर ले कि इसके बाद इनके काम को किसने आगे बढ़ाया था, तो आप बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और आप जानते भी होंगे बीएफ स्किनर के बारे में, बीएफ स्किनर के बारे में। तो इस तरीके से सारे जो इनके काम है बिहेवियरिस्ट के, आगे आप देखते भी हैं, समझते भी हैं, इसको मतलब आप समझने की कोशिश भी करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट सारे साइकोलॉजिस्ट है मैंने मेंशन करके रखे। अगली जो स्लाइड पर अगर डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक के बारे में, कि थॉर्नडाइक का क्या काम था।
तो थॉर्नडाइक की अगर बेसिकली बात करें तो इनकी जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया था, एक बिल्ली थी, एक ये बिल्ली थी, इस बिल्ली को क्या किया था, ये भूखी बिल्ली थी, ये क्या थी, भूखी बिल्ली थी। इसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया था इन्होंने, क्या किया था, पिंजड़े में बंद कर दिया था। इसके सामने एक फिश रख दी थी, क्या कर रख दी थी, इसके सामने एक ये फिश रख दी थी। ये जो फिश थी, बिल्ली भूखी थी, पहली बार उसको पिंजड़े में बंद किया गया था। पिंजड़ा इस तरीके से बनाया था कि एक उसमें लीवर था, एक बटन था, जिसको दबाने से क्या होता था, पिंजड़ा खुल जाता था। बिल्ली के वो रिस्पॉन्स चेक करना चाहते थे कि बिल्ली कितने रिस्पॉन्स में वो जो है उस लीवर को दबाती है, या फिर कितने ट्रायल, कितना मतलब टाइम लेके अपना, कितने एफर्ट में उस चीज तक पहुंचती है। और ये बिल्ली पूरी तरीके से भूखी है, तो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है फिश। स्टिमुलस क्या होता है, वो कोई भी चीज जो एक तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश करे, रिस्पॉन्स करवाए, उसको बोलता है स्टिमुलस। यहाँ पे फिश क्या है, उद्दीपन है, स्टिमुलस है। ये क्या काम कर रही है, फिश को उत्सुक कर रही है। किस लिए उत्सुक कर रही है, काम करने के लिए, पिंजड़े से बाहर मुझको निकलना है। तो हर वो सारी चीज जो हमको एक तरीके से कोई भी काम करने के लिए मजबूर करती है कि अब ये काम करना पड़ेगा। मम्मी है, मम्मी ने डांटा है पढ़ने बैठो, तो मम्मी ने बोला पढ़ने बैठो, पापा ने बोला पढ़ने बैठो, बच्चा पढ़ने बैठ जाता है। तो मम्मी का बोलना, पापा का बोलना, या क्या स्टिमुलस का काम कर रहा है, रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ने बैठ जा रहा है। तो ये जो फिश है, ये किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। यहाँ पे किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। और ये क्या है, पूरी तरीके से क्या, ये बिल्ली पहली बार बंद हुई है, पहली बार किसमें बंद हुई है, पिंजड़े में बंद हुई है। तो ये बहुत अपना प्रयास करती है। होता भी यही है कि ये एफर्ट करती है, ये क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रयास करती है। प्रयास क्या करती है, बहुत ज्यादा करती है। मान के चले इसने 100 प्रयास किए, 100 प्रयास किए, और 100 प्रयास में से क्या होता है, मतलब एक बार ऐसा चांस आता है कि वो लीवर का बटन दब जाता है, दरवाजा खुल जाता है, और फिर खुलने के बाद दरवाजा क्या होता है, बिल्ली जाती है, फिश को खा लेती है। थॉर्नडाइक क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली करते हैं, बार बार उस बिल्ली को बंद करते हैं जब वो बिल्ली भूखी होती है। और ये एक्सपेरिमेंट करके उनका पर्पस क्या था, जानने का कि किस तरीके से बिल्ली जो है, कितने ट्रायल कर रही है, कितने ट्रायल लेती है अपने, और कितना एफर्ट करती है किस चीज के लिए, मतलब उस अपने जो रिस्पॉन्स है उस तक पहुंचने के लिए। तो पहली बार देखा गया कि पहला जो उसका रिस्पॉन्स था वो 120 सेकंड उसने लिए, लेकिन बाद में टाइम बार बार धीरे धीरे कम होते जाता है। ये टाइम क्या होता है, ये टाइम कम होते जाता है, और एक समय पे क्या टाइम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाता है। बात कर लें 1 सेकंड, या अगर बोले तो मिनिमम हो जाता है टाइम, मिनिमम हो जाता है टाइम। तो इससे जो थॉर्नडाइक क्या नोटिस करते हैं, थॉर्नडाइक नोटिस करते हैं कि किसी भी चीज का अगर प्रैक्टिस करी जाए, किसी भी चीज का अभ्यास करा जाए, तो क्या चीज होती है, उसको जो काम करने की जो ड्यूरेशन वो कम हो जाती है। तो थ्योरी का नाम भी आप समझ सकते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। तो किस तरीके से इसने प्रयास करे, और अंत में क्या होता है, जो वो बिल्ली को कैज में बंद करते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, तो बहुत कम ही समय में बिल्ली क्या कर रही होती है, अपना जो लीवर है उसको प्रेस कर रही होती है, और वो जो चीज है, फिश है, स्टिमुलस है, उसको आराम से ले रही होती है, फिश को खा ले रही होती है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को इस तरीके से हम समझते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से बन रहे होते हैं। प्राइमरी लॉज किस लिए इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक की जो मेन थ्योरी है, ये साइकोलॉजी में बहुत फेमस है। प्योर साइकोलॉजी की अगर बात करें तो एजुकेशनल जो इसके इंप्लीकेशंस है वो आ जाते हैं हमारे, जो एक तरीके से बात करें तो हमारे काम के। तो एजुकेशनल इंप्लीकेशन को ही हमको समझना भी है, तो प्राइमरी लॉस को समझते हैं, जैसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं हर बार, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या वो स्लॉट है क्या यार? तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो इनके जो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी लॉस की तरफ जरा देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला जो इसमें लॉ आता है वो होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या आता है पहला, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें क्या होता है यार, जब तक बच्चा रेडी नहीं है ना कॉग्निटिव रूप से, आप उसको चीजें नहीं सिखा सकते। 2 के बच्चों को आप 12th की चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कहां से सीख पाएगा। तो बच्चा यहाँ कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को कितनी भी लर्निंग करा दें, कितनी भी सारी चीजें सिखा दें, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या मतलब है, बच्चा तत्पर होना चाहिए उस चीज को सीखने के लिए। बच्चे के अंदर मतलब वो सारी चीजें कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए, सोशली रेडी होनी चाहिए, इमोशनली रेडी होना चाहिए। सोशली रेडी होने का क्या मतलब है, मैं अपनी एग्जाम्पल के तौर पर कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट टीचर है और मैथ्स के टीचर है। तो जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे हमारी फीस नहीं लगा करती थी, क्योंकि पिताजी हमारे वहाँ पे बहुत समय से जो है पढ़ा रहे थे। तो हुआ क्या, जब पापा ने स्कूल लेफ्ट करा किन्हीं रीजंस की वजह से, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, जो अथॉरिटी थे, उन्होंने बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि इन बच्चों से तुम बात ना करना। मैं मतलब मेरे छोटे भाई से, तुम इनसे बात ना करना। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी से हमारी जो है टेंशन हो गई, इनके पिता ने स्कूल छोड़ दिया। हुआ भी यही, बच्चों ने बात करना हम लोगों से बंद कर दिया। हम लोग स्कूल में जाया करते थे, हमसे कोई बात करने वाला नहीं था। तो वो जो पीरियड था ना,
वो जो जिस तरीके से सोशली बात कर ले, इमोशनली हम लोग आइसोलेट कर दिए गए थे, उस पीरियड में हमारी लर्निंग बिल्कुल जीरो हुई थी। ध्यान ही नहीं जाता था पढ़ाई पे। बगल वाले बच्चे से पेन मांग रहे, बच्चे ने हमको आइसोलेट करके रखा है, देख नहीं रहा हमारी तरफ। बगल वाले बच्चे से बात करने की कोशिश करे, कोई लंच अपना नहीं शेयर कर रहा। तो बच्चे जब सोशली अगर बात कर लें, बच्चा जब तक कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, सोशली रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है, तब तक आप उसको चीजें नहीं सिखा सकते यार। तो बच्चा क्या होना चाहिए, कंप्लीट हर तरीके से रेडी होना चाहिए। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या करता है, बताता है कि बच्चा अगर रेडी है तो उसको चीजें आप बहुत आसानी से चीजें सिखा सकते हैं, बहुत कम एफर्ट में चीजें सिखा सकते हैं। अगर बच्चा सीखना ही नहीं चाहे तो कितना भी आप प्रयास कर ले, बच्चा नहीं सीखेगा उन सारी चीजों को। ना सीखने के पीछे रीजन हो सकता है कि उसका इन्वायरमेंट उसका खराब हो, उसकी फैमिली में कोई इस तरीके से प्रॉब्लम हो, या फिर जो है इस तरीके से बच्चा अभी किसी चीज को लेकर डिप्रेशन में है, या फिर बच्चा कोई चीज सोच रहा है, उसको बहुत ज्यादा सारी चीजें इंपैक्ट कर रही, तो नहीं बच्चा रेडी है तो आप कितना भी प्रयास कर ले, बच्चा नहीं सीखेगा। तो एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, बच्चे को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल डिफरेंस की पिछली क्लासेज हमने बात करी थी, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। क्यों? बहुत मामले में हो सकता है, स्पीड में, पेस में, इंटरेस्ट में हो सकता है। इसके पीछे रीजन उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो, उसके मतलब नेबर्स में कुछ इस तरीके का माहौल हो। तो समझने की कोशिश करें एज ए टीचर, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस पद पर हैं, सिंपली प्लेन तरीके से आप पढ़ा कर नहीं जा सकते, बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। एक एक बच्चे को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्यों वो सीख रहा धीरे, इस रीजन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें एज ए टीचर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्लेन टीचिंग से तो काम आप बिल्कुल नहीं चला सकते। ट्रेडिशनल तरीका ये पहले ऐसे हुआ करता था कि टीचर आया, पढ़ा के चला गया क्लास में चीजों को। अगला जो लॉ डिस्कस करें वो है सेकंड बोले लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज बार बार करी जाए तो फिर क्या होगा, वो चीज हमारे हैबिट में आ जाएगी, उस चीज को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जो मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस लगा रहा है, एक साल से अपनी पूरी प्रिपरेशन में है, तो उसका मैथ्स का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उसको मैथ्स के क्वेश्चन कोई भी दे दो, वो देखते ही सारा समझ जाता है कि ये इस तरीके से इस पैटर्न पे लगेगा, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना है, ये इस कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा बच्चा जो सेलेक्टेड हो चुका है, मतलब 2-3 साल से जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके सामने मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में ये दो चीजें आती हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। क्या आता है इसके अंदर अगर बात कर लें तो आता है लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज प्रैक्टिस में है तो तुरंत देखेंगे हम लोग, तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। लॉ ऑफ डिसयूज का क्या मतलब है, अगर कोई चीज प्रैक्टिस से छूट गई तो कितनी भी कोशिश कर ले वो बच्चा, मतलब उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये दो चीजें हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से ये सारी चीजें ये बताने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो इनके एक्सपेरिमेंट हैं और अदर साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने उनकी थ्योरी को देख के पढ़ के ये सारे लॉज दिए हैं। अगले जो लॉ की अगर समझने की कोशिश करें, अगला लॉ क्या बताता है, अगला लॉ बताता है यहाँ पे सिंपली लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर कोई काम किया, अगर उस काम को करने के बाद पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिलता है, किसी होटल में गए खाना खाने, अगर अच्छा लगते हैं, वहां की सर्विस, वहां के लोग अच्छे लगते हैं, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, खाना वहां का अच्छा लगता है, तो उस होटल में हम बार बार जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो कैसा इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या आता है, दो चीजें निकल के आती है, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक निगेटिव इफेक्ट। अगर किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है उसका बिहेवियर बहुत गंदा निकला, किसी होटल में ठहरने गए, वहां हमको मतलब कमरे की सर्विस बहुत खराब लगी, तो अगर ये इफेक्ट अगर बहुत निगेटिव पड़ा है तो फिर क्या होगा, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। तो जो लॉ एंड इफेक्ट में दो चीजें निकल के आती हैं, यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं। अगर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा तो हमारा जो बिहेवियर है वो रिपीट होगा, अगर निगेटिव पड़ा तो हमारा बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। तो ये दो चीजें, ये जो प्राइमरी लॉज हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडरी लॉज जहां से एकदम फैक्चुअल के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहे होते हैं, स्टेट यूपी टेट के एग्जाम में 2024 वाला स्टेट निकाले तो शायद लॉ ऑफ सेकेंडरी लॉ से भी क्वेश्चन बना, और स्टेट में बन रहे होते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। सीटेट वगैरह में थोड़े से कम देखने क्वेश्चन मिलते हैं सेकेंडरी लॉ से, प्राइमरी लॉ से मेंशन करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो ट्रेंड है, हो सकता है सीटेट में भी इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले, और मिलते हैं। पिछला अगर सीटेट उठा ले तो 1-2 साल देखने को मिले, पर बहुत ज्यादा नहीं मिलते। लॉ एंड सेकेंडरी लॉज में क्या होता है इनके, जो उसको अगर देखें, इसमें जो पहला आ जाता है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है उसके सामने कोई नई सिचुएशन आई तो उसको अलग अलग तरीके से मल्टीपल रिस्पांस देके सॉल्व करने की कोशिश करता है। कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया बच्चे के सामने में, वो सारे कंसेप्ट लगाने की कोशिश करता है जितना आज तक उसने पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सिचुएशन है, बच्चा सोचता है कि ये सिचुएशन हो सकता है पुरानी सिचुएशन है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स दे रहा है वो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज इसलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे रहा है।
अगला जो देखें इसमें जो सेकंड आता है, सेट और एटीट्यूड का कंसेप्ट आ जाता है। समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से लॉ ऑफ रेडीनेस हमने पढ़ा था, बच्चे का अगर मूड नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चे का एटीट्यूड कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई चीज सीख रहा है तो बच्चे का मूड नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया, हो सकता है एनवायरमेंट उसका खराब हो, तो जब तक बच्चा रेडी नहीं है तब तक आप चीजें नहीं सिखा सकते उसको। तो लॉ ऑफ जो रेडीनेस है उससे थोड़ा बहुत ही रिलेट आप कर सकते हैं। सेट और एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड अप्रोच कैसा है, मतलब पढ़ाई को लेकर, अगर वो एक्टिव है बहुत तरीके से, तो एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है, एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो सारी चीजें समझ रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कहीं ना कहीं खोए होते हैं अपनी इमेजिनेशन में, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को बहुत लेट समझ पाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है सेट और एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के सीखने में, बच्चे के लर्निंग में। अगला जो इसमें थर्ड डिस्कस कर ले, सेकेंडरी लॉस क्या है, वो है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, बच्चे के सामने कोई होल सिचुएशन आई, कोई बड़ी सिचुएशन आई, बच्चा प्रॉब्लम्स में, उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। सपोज अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, राम एक बहुत पहलवान आदमी है, 20 आम खाता है वो एक दिन के, 20 आम उसको उसकी मौसी देती है, 25 आम उसको छोटा भाई देता है, टोटल वो कितने आम खाता है। बच्चा यहाँ ना राम पे फोकस करता है ना उसके पहलवानी पे फोकस करता है, बच्चा देखता है प्रॉब्लम, यहाँ क्या पूछा गया, जोड़ पूछा गया है, जोड़ में फिर क्या हो जाता है कि 25 आम खाता है, 20 आम मौसी, छोटा भाई इतने, तो टोटल इतने आम हुए। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, पूरे होल सिचुएशन में प्रॉब्लम को फाइंड करता है। तो प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, हिंदी में अगर इसका दो अर्थ समझे, तत्वों की प्रमुखता, कोई एक एलिमेंट है, कोई एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वहां पे जो प्रमुख जो चीज है उसको बच्चा नोटिस करने की कोशिश करता है। अगला जो पॉइंट डिस्कस करें, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है पूरी जो सिचुएशन उसके सामने आती है उसमें से जो क्या करता है, जो उसके पूर्व अनुभव है उनको यूज करके सिचुएशन को डील करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ क्या करता है अपना वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो काम आते हैं उसके, उनका यूज करके क्या करता है, वो सारी चीजें सॉल्व करता है। अगला जो इसमें डिस्कस करें, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। सिंपल से बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या, स्टिमुलस चेंज होगा लेकिन रिस्पॉन्स चेंज नहीं। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, मैंने शुरू में ही एग्जांपल दिया था। अगर एक छोटा बच्चा, अगर उसको उसकी मम्मी बोलती है कि पढ़ने बैठ जा, अगर उसका पिता बोलता है पढ़ने बैठ जा, तो बच्चा क्या कर रहा है, तुरंत पढ़ने बैठ जा रहा है। तो ये जो माँ ने बोला, पिता ने बोला, ये बच्चे की क्या है, मम्मी है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है शायद आपसे। ये बच्चे की मम्मी, ये क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ। ये क्या है, भोंदू भट्ट हमारा छोटा सा। ये क्या करता है, जब मम्मी बोलती है पढ़ने बैठ तो तुरंत पढ़ने बैठ जाता है। तो मम्मी ने जो बोला पढ़ने बैठ, ये क्या है, बच्चे के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बच्चे ने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स क्या किया, वो पढ़ने बैठ गया। लेकिन अगर ये चीज नोटिस करें हम लोग, अगर मम्मी जो है अपने बोलने का तरीका चेंज कर ले, सपोज वो क्या करें, बच्चे की टेबल जहां वो पढ़ाई करता है वहां क्या, लाइट बस चालू कर दें, बच्चा समझ गया कि मुझको पढ़ने बैठना है, मम्मी ये इशारा कर रही, तो माँ ने क्या किया, माँ ने अपना स्टिमुलस जो है वो चेंज हो गया। स्टिमुलस यहाँ पूरी तरीके से बदल गया, क्या रिस्पॉन्स बदला नहीं, रिस्पॉन्स अभी भी वही सेम है। हो सकता है बिल्ली के सामने फिश रखी जा रही थी, आगे जो है हो सकता है उसको कोई और चीज रख दें, चिकन रख दें, लेकिन जो रिस्पॉन्स है, बिल्ली का भूखा होना, बिल्ली तुरंत जो रिस्पॉन्स करती है लीवर दबाना, वो नहीं बदल रहा। तो जो लीवर दबाना, रिस्पॉन्स नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टिमुलस बदल जा रहा है। तो इस तरीके से बात करते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या होता है, स्टिमुलस चेंज हो जाता है, मम्मी का तरीका बदल सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स वही रहेगा, बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा। क्या होगा, बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा। ये क्या बोल सकता है, ठीक है, ठीक है, अब ये पढ़ने बैठेगा ही। तो इस तरीके से आज की वीडियो मुझको ये सारे पॉइंट डिस्कस करने थे। आपको याद क्या रखना है, आपको जेबी वॉटसन को याद रखना है, जॉन लॉक को याद रखना है। उसके बाद किस तरीके से इसमें बिहेवियरिज्म की फील्ड क्या बोलती है, लर्निंग की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी थी उसको समझने की कोशिश करेंगे, किस बात पे बिहेवियरिस्ट सारे एग्री करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो थॉर्नडाई के प्राइमरी लॉज हैं उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी लॉज जो हैं उनको भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम बनते देखा है। इनको नाम रख के पूछ देते हैं, प्राइमरी लॉज लिख देंगे, इसमें बताएंगे कि कौन सा इसमें प्राइमरी लॉज है, इसमें कोई सेकेंडरी लॉ भी होगा, इसको आपको छांटना होगा। अवेयरनेस काम देती है, हमारी समझ काम देती है एग्जाम्स में, कौन सी चीज प्राइमरी लॉ में है, कौन सी चीज सेकेंडरी लॉ में है, ये चीज की समझ हम बनाए रहे हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से डील हो सकते हैं। ईएल थॉर्नडाइक इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अगली वीडियोस में हम देखेंगे बीएफ स्किनर को भी देखेंगे, उसके बाद से इवन पावर लॉ का भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे और बहुत बेहतरीन समझने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे झेलने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।